नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं सिरसा के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी उनकी एक फरलो खत्म हुई है, 20 दिन तक वो जेल के बाहर थे और अब उन्होंने एक बार फिर से इमरजेंसी पैरोल मांगी है। इमरजेंसी पैरोल, वो उनका जो एक आश्रम है बरवाना का, वो वहां जाकर 20 दिन वो रुकना चाह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी पैरोल के लिए, और वो भी जब आचार संहिता लागू हो, तो सरकार को ये बताना पड़ता है कि किसी कैदी को वो क्यों इमरजेंसी पैरोल देगा। तो सरकार ने लिखकर चुनाव आयोग को भेजा है कि 20 दिन की पैरोल की अनुमति दी जाए। तो उस पर चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आखिर गुरमीत राम रहीम सिंह को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि चुनाव के पहले उनको पैरोल चाहिए। अब गुरमीत राम रहीम सिंह का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने 11वीं बार इन्होंने पैरोल मांगी है और इनका जो चुनाव का कनेक्शन है वो भी किसी से छुपा नहीं है। और इसको मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इस बार सीरियस सवाल खड़े हुए हैं, गंभीर सवाल है कि आखिर जो सिरसा, अंबाला और जो आसपास का जो इलाका है, जहां पर लगभग 30 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर ये असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा के पंकज अग्रवाल, उन्होंने ये सवाल किया है कि आखिर इनको इस समय पैरोल क्यों दी जाए। उन्होंने टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर चुनाव कनेक्शन भी बताना चाह रही हूँ गुरमीत राम रहीम सिंह का। वो ऑलरेडी 20 साल की उनको कैद है और रेप और मर्डर के केस में वो ऑलरेडी, जिसमें साध्वियों का उन्होंने शोषण किया था, एक पत्रकार की हत्या का मामला जिसमें बाद में वो बरी भी हो गए, लेकिन जो उनको उम्र कैद मिली हुई है उसके तहत उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए तो अभी तक 255 दिन वो बाहर रह चुके हैं। और चुनाव का जो मैं कनेक्शन आपको बता रही हूं, तो इनका एक एक डेट वाइज मैं आपको बताना चाहती हूं कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के पहले फरवरी 2022 में उन्होंने 21 दिन की पैरोल ली थी। उसके बाद हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 30 दिन की उनको पैरोल मिली। आदमपुर उपचुनाव से पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल पर वो बाहर थे। उसके बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले यानी कि जुलाई 2023 में 30 दिन की उनको पैरोल मिली। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो मिली और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2024 में 21 दिन की उनको फरलो मिली थी और अभी 2 सितंबर को वो वापस गए थे। तो अब ऐसे में चुनाव के वक्त जो पैरोल के लिए ये नियम है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी दोषी को अगर पैरोल देने से पहले सरकार को नियम के तहत चुनाव आयोग से पूछना पड़ता है। और ये जरूरी है कि नियमों के मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि किसी दोषी अपराधी को पैरोल पर रिहा करना आवश्यक है तो उसे पैरोल देने से पहले राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से परामर्श करना चाहिए। तो अब ऐसे में ये जो तमाम इनके ऊपर मामले हैं, साध्वियों के रेप, फिर छुपाने के लिए 2 मर्डर्स और राम रहीम कांड की जो पूरी कहानी है उसके तहत किस तरीके से दंगे भी भड़के थे, ये सारी चीजें जनता भूली नहीं है। और ऐसे में चुनाव के पहले ये किस तरीके से असर डाल सकते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने इन सारे सवालों को खड़ा किया है। अब ऐसे में उनको दोबारा पैरोल मिलेगी। अभी 2 सितंबर को ही वो वापस जेल में गए थे। तो ऐसे में गंभीर सवाल खड़े होते हैं और गुरमीत राम रहीम सिंह की इस पैरोल डिमांड पर और चुनाव आयोग ने जो सवाल खड़े किए हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर जगदीप सिंह सिंधु इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जगदीप, जो आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो मेरा पहला सवाल है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त पंकज अग्रवाल ने जो सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इनको पैरोल, इमरजेंसी पैरोल क्यों दी जाए, उसका कारण क्या होगा, ये जो सवाल खड़ा किया है ये कितना वाजिब है और आपको क्या लगता है कि उनको इमरजेंसी पैरोल मिल जाएगी? नीलू जी, जहां तक पैरोल की सवाल है और गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम, ये एक घोषित भारतीय संविधान और कानून से घोषित अपराधी, और इस प्रकार के अपराधी को जो इतने सघन अपराध में शामिल है, उस जैसे व्यक्ति को बार बार पैरोल दिया जाना ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। और अगर ये आपने जैसे पढ़ के बताया, जिस 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 स्टेज पे, जिस जिस समय पे, चुनाव के समय पे
विशेष तौर पे ये पैरोल या फरलो दी जाती है, और ये पैरोल और फरलो देने में प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने जिस तरह से रिकमेंडेशंस की है कि इनका इसका आचरण जेल के अंदर भला पाया गया, ठीक पाया गया, इसलिए ये दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये भी उठते हैं कि हरियाणा की जेलों में जो अन्य कैदी हैं, उनको किस प्रकार से पिछले 10 सालों में कितने लोगों को पैरोल दी गई, सरकार वो भी श्वेत पत्र जारी कर दे। एक सवाल। दूसरा सवाल ये आता है कि चुनाव के समय में जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते हैं या उनको किसी प्रकार की इस प्रकार की आशंका होती है उनकी जान की, और वो हथियार लाइसेंस जो प्रदेश की सरकार देती है उसके बाद हथियार रखते हैं, उन हथियारों को जमा कराया जाता है। उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या सरकार लेती है? जब सामान्य नागरिक के हथियारों को जमा करा लिया जाता है, तो इस प्रकार के अपराधियों को ऐसे समय में पैरोल दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये प्रदेश की चुनाव प्रणाली या देश की चुनाव प्रणाली या उसके चुनाव आयुक्त का ये वाजिब सवाल है। और अगर प्रदेश के मुख्य चुनाव मुख्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या अन्य प्रशासन के अधिकारी या जो मंत्री हैं जेल विभाग के, उनकी रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पे सख्त फैसला लेना चाहिए और इस प्रकार के अपराधियों को ये छूट नहीं मिलनी चाहिए चुनाव के दौरान कि वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से चुनाव के अंदर मतदाताओं को प्रभावित कर सकें किसी भी एक पक्ष के लिए। और ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में जिस प्रकार से इस तरह के अपराधियों के साथ व्यवहार किया गया, जो छूट उनको मिली है, जिस प्रकार की छूट उनको मिलती रही है, ये हरियाणा की सरकार पे भी सवाल उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी सवाल उठते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए इस प्रकार के अपराधियों का कोई अप्रत्यक्ष सहारा चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नहीं ये लेकिन जितने जगदीप, भी पैरोल या फरलो। हाँ नहीं जगदीप, लेकिन अब ये चीज है कि चुनाव आयोग ने ये पूछा है कि भाई आपके पास ऐसे कौन से इमरजेंसी रीजंस हैं, क्योंकि पेरोल किसी को रिजेक्ट कर देना ये भी ज्यादातर देखा गया। और गुरमीत राम रहीम सिंह के केस में तो उन्होंने जब मांगी उनको आराम से पेरोल पेरोल तो ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ ज्यादा ही पेरोल का आशीर्वाद मिला है। सारे कैदी जेल में रहते हैं और राम रहीम सिंह को तो पेरोल पता नहीं कितनी बार मिली है, और अभी 2 सितंबर को वो वापस गए और अब वो दोबारा पेरोल फिर से इमरजेंसी पेरोल मांग रहे हैं, ये कहने के लिए कि वो उनका बरवाना में आश्रम है, उनको वहां जाके रहना है। अब आखिर कौन सा इमरजेंसी रीजन ये साइट करेंगे और क्या वो इमरजेंसी रीजन इतना क्रेडिबल होगा कि उनको पेरोल मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है नीलू जी की कानून के दायरे में और आचरण के लिहाज से बिल्कुल भी पैरोल नहीं मिलनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पे सख्त अपना फैसला लेना चाहिए। इस प्रकार के अपराधी को चुनाव में के दौरान कोई भी पैरोल, कोई भी छूट ना मिले। इसके अलावा अगर सरकार अपने विवेक से पूरी तरह से काम लेती है, निष्पक्ष काम लेती है, तो इस तरह की बार-बार पैरोल की छूट मिलना भी ये गलत है, माना जाएगा। क्योंकि पूरे प्रदेश में हर जिले में बड़ी जेल है, हर जिले में गैंगस्टर भी बंद है और अपराधी जो सघन अपराध किए हैं जिन्होंने और बड़े गंभीर अपराध किए हैं, वो कैदी भी वहाँ मौजूद हैं, उनके भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव है। अब जिस तरह से ये एक डेरे का संचालक रहा और जिस तरह से इसके अनुयायी रहे, वो जिस जिस क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उनमें सिरसा जिला, हिसार जिला और कुछ हिस्सा भिवानी जिले का माना जाता है। 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां इसके अनुयायी का अ, बसावट मानी जाती है और ये लग रहा है कि ये 10-12 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, उन सीटों पे किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के लिए
इसको इस प्रकार की छूट दी जा रही है ताकि ये अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके और किसी पक्ष में किसी पार्टी के विशेष पार्टी विशेष के लिए मतदाताओं को प्रभावित कर सके। ये चुनाव आयोग को देखना है कि इस पे वो क्या एक्शन लेता है या किस तरह से इस तरह की छूट को वो आगे नियंत्रित करता है या उस छूट के लिए स्वीकार्यता वहां से मिलती है। जहां तक चुनाव की बात आती है, चुनाव की जो भावना है और चुनाव का जो मूल सिद्धांत है, वो निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, ये हमारे संविधान में निहित है। अब उस सिद्धांत को चुनाव आयोग कितने पवित्रता से पालन करता है, ये चुनाव आयोग पे निर्भर है। चुनाव हाँ, आयोग को ही तो चाहिए। ये हाँ, जगदीप, मैं दर्शकों के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि जो पंकज अग्रवाल हैं, जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने ये सवाल किया है और मैं बिल्कुल कोट कर रही हूँ सवाल को कि राम रहीम के आवेदन को स्वीकार करने के लिए कोई बाध्यकारी परिस्थितियां हैं तो उससे अवगत कराइए। अब ऐसे में अगर ये सवाल बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल अगर सीईओ पूछ रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, सरकार क्या रीजन बताएगी? क्योंकि ये तो सबको दिख रहा है कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए और बीजेपी को मदद करने के लिए उनको पेरोल चाहिए। वो भले ही बोले कि उनको बरवाना के आश्रम जाना है, लेकिन मंशा उनकी साफ दिख रही है, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी 20 दिन की फरलो पे थे। अभी 2 सितंबर को वो वापस जेल गए हैं, तो 20 दिनों में उन्होंने जो भी इन्फ्लुएंस किया हो ये तो पता नहीं है, लेकिन दोबारा फिर से अब लास्ट लेग में जब चुनाव है और ऐसे में उनको पेरोल देने का मतलब फिर क्या है, और क्या वो बाध्यकारी कारण सरकार बता पाएगी? देखिए नीलू जी, ये तो सरकार का जब पक्ष आएगा तब समझ में आएगा और तब लोगों के सामने आएगा कि सरकार किस प्रकार के बाध्यकारी कारण इनके सामने प्रस्तुत करती है और वो बाध्यकारी कारण क्या प्रदेश के हित में है या प्रदेश के या किसी पार्टी विशेष के हित में है, नहीं, ये एक तब और पता चीज लगेगा। है, राम रहीम ने जो पेरोल याचिका में अपने कहा है उसमें ये उसने कहा है कि उसे यूपी के बरवाना स्थित डेरा आश्रम में काम देखना है, और ये रीजन उन्होंने साइड किया है कि यूपी का जो बरवाना आश्रम है वहां का काम देखना है, इसलिए उनको पेरोल चाहिए, और ये इमरजेंसी पेरोल उन्होंने मांगी है। जी। नीलू जी, काम तो सभी जगह सभी डेरों पे चल ही रहे हैं और सभी डेरों पे इनके प्रबंधक भी हैं। ये कोई विशेष काम देखने जा रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने इस तरह की ये दरखास्त दी है ना। और ये प्रशासन को देखना है, जेल के प्रशासन को, हरियाणा प्रदेश की सरकार को ये देखना है कि वो विशेष काम क्या देखने ये जा रहे हैं और वो क्या कारण है जिसके लिए इसको पैरोल दी जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के अपराध में ये संलिप्त है और जिस तरह के अपराध में इसको सजा हुई है, ये तय है कि ये एक घोषित अपराधी है और इसकी प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति, ये कोर्ट ने भी तय किया। तो इस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर ऐसे समय में पैरोल दी जाती है तो ये हमारे चुनाव प्रणाली में, चुनाव की पद्धति प्रणाली और चुनाव के सिद्धांत पे का बिल्कुल उल्लंघन माना जाएगा और ये एक पक्ष विशेष के लिए कोई विशेष छूट के तहत ही माना जा सकता है। क्योंकि अगर चुनाव की बात करें तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार के अपराधी अलग अलग जेलों में बंद हैं, तो ऐसे समय में उन अपराधियों का जो अपने क्षेत्रों में प्रभाव है उसके लिए वो भी अपनी पैरोल मांग सकते हैं। तो हाँ, फिर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहेगी? और दूसरी बात ये रहती है कि जो नहीं व्यक्ति को लेकिन लॉ एंड कानून के ऑर्डर, द्वारा, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं वो तो है ही है अपने आप में कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली स्पीकिंग, क्या इनके रिहा होने से, और जो बात विपक्ष भी कह रहा है उसमें जो मिस्टर ढींगरा है, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये लिखा है कि भाई पहले भी चुनाव से पहले जेल से उनको रिहा किया गया था, इसलिए ये चिंता का विषय है, इनकी रिहाई से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। तो क्या ध्रुवीकरण के कितने चांसेस हैं? आपको लगता है कि वो अगर अभी भी अगले 20 दिन के लिए अगर वो रहेंगे और अगले 5-6 दिन में चुनाव निपट जाएगा हरियाणा का, कितना ध्रुवीकरण करा लेंगे? और इसके पहले भी अगर वो फरलो में थे तो क्या उन्होंने वाकई में धरातल पर ध्रुवीकरण करने में वो सक्षम रहेंगे? क्या ध्रुवीकरण उनकी वजह से होगा वोटों का? नीलू जी, कोई भी ऐसी इमरजेंसी दिखाई नहीं देती। जो व्यक्ति 2 सितंबर को जेल में वापस लौटा है, एक पैरोल के बाद, एक फरलो के बाद, और जो एक अच्छे समय की फरलो रही है,
उसके बाद भी अगर कोई विशेष काम बच जाता है तो क्या ये देश, क्या ये प्रशासन, क्या ये राज्य की सरकार केवल इसी व्यक्ति के लिए? ये सवाल भी बहुत बड़ा है। क्या इस एक व्यक्ति का कोई विशेष काम इतना महत्वपूर्ण है जो प्रदेश के हितों से, जो देश के संविधान से ऊपर है? ये सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर कोई काम ऐसा है और जीवन से, किसी के जीवन से अमूल्य कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती, तो अगर मेडिकल ग्राउंड पे कोई भी ऐसी एमरजेंसी नहीं है जिसमें जीवन संकट में हो सकता है, जिसमें जीवन को संविधान बचाने का अधिकार देता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण काम संविधान में विदित नहीं है। तो मुझे नहीं नहीं लेकिन लगता कि ऐसा कोई नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रशासन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग पंकज अग्रवाल ने तो ठीक है सवाल खड़े किए, वो सवाल वाजिब थे, लेकिन जो पूरे प्रशासन को बिल्कुल सांप सूंघ गया है, क्योंकि मैं जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ रही हूं उसमें यही है कि भाई जो रस्तोगी डीजीपी जेल के हैं मोहम्मद अकील और मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी के लिए मौजूद ही नहीं है, यानी कि वो टिप्पणी कुछ करना ही नहीं चाह रहे। तो उनके लिए ये कितनी अजीब सी स्थिति इस समय हो गई है, क्योंकि गुरमीत राम रहीम सिंह का जो कनेक्शन बीजेपी से है और समय समय पे 2014 से जिस तरीके से उन्होंने हर चुनाव में, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा उन्होंने बीजेपी की मदद की है। तो क्या आज बीजेपी की ही मदद करने के लिए ये इमरजेंसी पेरोल उन्होंने मांगी है? क्या इसे साफ शब्दों में हम नहीं पूछ सकते? जी देखिए, जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वो काम कर रहा, वो सीधा सीधा एक पार्टी विशेष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कहा जाए, तो उसकी कृपा दृष्टि जो उसको मिली है, वो उसका कर्ज लौटाने की एक प्रक्रिया निभाने की बात है। और जहां तक वोटों के ध्रुवीकरण की बात है, इसके अनुयायी जो हैं, वो आज भी इसको अपना गुरु मानते हैं। और जबकि अगर माना जाए और हिंदू दर्शन में देखा जाए या जो धार्मिक दर्शन है उसमें उसके उसके सिद्धांतिक रूप से देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी आध्यात्मिक पुरुष जो अध्यात्म के किसी भी स्तर पे होगा, उस पे अपराध का आरोप लगने मात्र से उसकी वो धार्मिक या आध्यात्मिक पदवी का कोई महत्व नहीं रह जाता। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार के घोषित अपराधी जो इस जघन्य अपराध में शामिल हो, वो उसको आज भी उस प्रकार से एक आध्यात्मिक व्यक्ति माना जाता है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो जघन्य अपराधी हैं, अगर वो ही आध्यात्मिकता का चोला ओढ़ के समाज में इस तरह से बार-बार पैरोल लेके प्रभाव पैदा करेंगे, तो इस देश का आगे क्या भविष्य होगा या प्रदेश का क्या भविष्य होगा, ये भी बड़ा चिंतनीय है। कि जगदीप जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 275 दिन से ज्यादा ये बाहर रहे हैं अभी तक, जब से इनको जेल हुई है 275 दिनों से ज्यादा ये बाहर रह चुके हैं, यानी कि इतनी कृपा किसी और कैदी पर नहीं बरसी, ये आपने भी कहा इस बात को। और लोग अपनी पैरोल लगाकर आवेदन करके महीनों महीनों इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पैरोल नहीं मिलती है। लेकिन गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे शख्स को बार बार सरकार पैरोल दे देती है। क्या आपको लगता है, और यही मेरा आखिरी सवाल आपको है, कि क्या उनको पैरोल मिलेगी? और जो भी वो कारण दे, कारण तो उन्होंने बता ही दिया है कि उनका काम है बरवाना, यूपी के बरवाना आश्रम में, वहां उनको देखना है, लेकिन क्या ये कारण काफी होगा उनको पैरोल देने के लिए, या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये कारण बहुत महत्वपूर्ण या उचित कारण है कि उसको इमरजेंसी का काम देख उसको कोई काम देखना है और कोई विशेष काम उसको देखना है, उसके आधार पे ये पैरोल दी जा सकती है। अगर अब कि ये पैरोल दी जाती है प्रशासन के द्वारा, तो प्रशासन अपने आप में ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा। और ये तय है कि नई सरकार आने के बाद इसकी पड़ताल अवश्य होगी कि आखिर वो क्या कारण थे और कौन अधिकारी थे बार जिनको बार ये उनको पैरोल इनके क्यों बुद्धि और मिलेगी? विवेक बिल्कुल बिल्कुल, आपने इनके सही कहा बुद्धि कि और क्योंकि विवेक से नहीं, ये आप कह रहे थे कि बार-बार नई इस तरह सरकार के आएगी, इनको छूट दी गई। हाँ, नई सरकार आएगी तो इस बात की जांच पड़ताल होगी कि आखिर राम रहीम सिंह को बार बार पैरोल क्यों दी गई। अब लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर कितनी सीटों पर ये प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं कहा जा रहा है अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा,
भिवानी और ये आसपास फतेहाबाद का जो बेल्ट है, लगभग 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनका भारी प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या ये सही बात है और धरातल पर क्या पॉलिटिकली ये असर दिखेगा अगर ये छूटते हैं तो? देखिए नीलू जी, जहां तक अम्बाला जिला का सवाल है, अम्बाला कुरुक्षेत्र जिला में कुछ लोग इसके अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। अगर कुछ लोग अनुयायी इसके हैं तो वो सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, कुछ हिस्सा हिसार जिले का और कुछ हिस्सा भिवानी जिले का, अगर इनको गिना जाए तो कुल मिला के 9 या 10 सीटें ऐसी हैं जिन पे कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन आप इससे कह बड़ा रहे कोई प्रभाव। 30 सीटें नहीं है, केवल 9 या 10 सीटें हैं। हाँ, केवल 9 या 10 सीटें हैं, जिसमें सिरसा जिला की 3 या 4 सीटें गिनी जा सकती हैं। 3 फतेहाबाद की सीटें गिनी जा सकती हैं और 3 सीटें ही हिसार की गिनी जा सकती हैं, हिसार जिले की। तो ये करीब 10 सीटें बनती। इनमें से बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनमें इसके जो अनुयायी हैं वो इतना नहीं है कि सारे विधानसभा में फैले हुए, एक छोटा सा चंक है। हाँ, सिरसा और फतेहाबाद जिला की कुछ सीटों पे थोड़ी बड़ी मात्रा में इसके अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी विधानसभा में इसके अनुयायी हैं और पूरी विधानसभा में ये कोई ज्यादा बड़ा ऐसा प्रभाव पैदा कर सकेगा जो परिणाम को बदल सकेगा। आज स्थिति जो प्रदेश में है और जिस प्रकार का आक्रोश लोगों में धरातल पे है इन नीतियों को लेके, अगर ये पैरोल मिलती है तो ये पैरोल नीति भी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नया मुद्दा बनेगी। यानी कि अगर राम रहीम को पैरोल मिल गई तो फिर ये एक और बड़ा इशू हो जाएगा जो बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, आप कह रहे हैं? जी ओके। जी, तो बिल्कुल जा चलिए, सकता है। हाँ, तो चलिए लेकिन ये बात तो साफ है कि पैरोल को किस तरीके से चुनावी हथियार बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, वो भी जो सत्तारूढ़ दल है, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि इतना एक जघन्य अपराधी जिसके खिलाफ मर्डर, रेप, तमाम तरीके के चार्जेस हैं, वो जेल में कितनी बार वो पैरोल मांगता है, कितनी बार फरलो मांगता है, उसको आराम से सब कुछ मिल जाता है, वो जेल से रिहा होता है, आराम से फिर आराम करता है और फिर वापस जेल में आ जाता है, फरलो मारता है। इसी तरीके का सीक्वेंस गुरमीत राम रहीम सिंह का रहा है, क्योंकि उनके ऊपर एक खास कृपा बरस रही है। और ये कहा जा रहा है बार बार कि वो बीजेपी का, जो बात जगदीप ने कही कि वो बीजेपी का ऋण उतारने का टाइम है और उसी ऋण को उतारने के लिए वो पैरोल मांग रहे हैं कि अब वो बीजेपी की मदद कर सके। तो देखना होगा कि इस बार उनको पैरोल मिलती है या नहीं मिलती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।